हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, रिवीजन सीरीज लेक्चर के अंतर्गत अभी हम जीव विज्ञान की बात करने वाले हैं, बायो की बात करने वाले हैं। कंप्लीट नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पस से बनाया जा रहा है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहिए। नोट से करना है तो नोट से करते रहिए, और वीडियो देखकर करना है तो वीडियो से रिवीजन करते रहिए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, बायो में सबसे पहले हम बात करते हैं जो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनको सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि जीवाश्म के अध्ययन की बात की जाए तो इसका जो अध्ययन किया जाता है इसको क्या कहा जाता है? इस विज्ञान का नाम है पैलियोबायोलॉजी। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, पैलियोबायोलॉजी, जीवाश्म। जीवों के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है। इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। इस विज्ञान को जेनेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद हाँ, मृदा का जो अध्ययन किया जाता है, सॉइल का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। मनुष्यों की जो वृद्धावस्था की बात कर ली जाए, इसका जो अध्ययन किया जाता है उसको जेरोंटोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, मनुष्य की वृद्धावस्था, जेरोंटोलॉजी। मनुष्य की जो पेशियाँ होती है, जो मसल्स होते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है, इस विज्ञान को बोला जाता है मायोलॉजी। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अस्थि की बात कर ली जाए, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, अस्थि, ऑस्टियो। तो अस्थि अर्थात बोन का जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, जहाँ ऑस्टियो लगा है, हड्डी की बात की जा रही है, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद उप अस्थि की बात कर ली जाए, उप अस्थि, कार्टिलेज की बात कर ली जाए तो इसका जो अध्ययन किया जाता है उप अस्थि, अस्थि, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, वेट कीजिएगा। हाँ, तो उपास्थि के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी। उसके बाद मस्तिष्क का जो अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क के अध्ययन की बात कर ली जाए तो इसको बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, रुधिर, ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है इसको हेमेटोलॉजी बोला जाता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। परिजीवी जो होते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं, इनके अध्ययन को, ये तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, पैरासिटोलॉजी। कीट की बात कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ठीक है। उसके बाद चींटी की बात कर लेते हैं, चींटी का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी। उसके बाद विभिन्न जो सांस्कृतिक अलग अलग जो संस्कृति होती है उनका जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को क्या बोला जाता है? ये ध्यान रखिएगा, इथनोलॉजी, इथनोलॉजी, विभिन्न संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन। उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इसमें इथनोलॉजी और इथनोग्राफी में डिफरेंस है। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन, और इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। मतलब यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है इथनोलॉजी में, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, इथनोग्राफी में। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। मत्स्य की बात कर लिया, फिश, इनका जो अध्ययन किया जाता है इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, इसका नाम है इक्थियोलॉजी, 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 ठीक है। उसके बाद हाँ, सर्पों का जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को बोला जाता है सर्पेंटोलॉजी, नाम से ही आपको पता चल रहा है, सर्पेंटोलॉजी। हाँ, उसके बाद बात कर लीजिए जो उभयचर होते हैं, उभयचर मतलब जो पानी मतलब जल और थल दोनों में रहते हैं, उभयचर। और सरीसृप की बात कर लीजिए, जैसे रेप्टाइल्स जो होते हैं रेंग के चलने वाले, तो उनका जो अध्ययन किया जाता है उनको क्या बोला जाता है? हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। पक्षियों का अध्ययन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पक्षी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। स्किन के अध्ययन की बात की जाए तो ये तो सिंपल है, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद पर्यावरण, ये आप जानते हैं, इकोलॉजी होता है। और फूलों का जो अध्ययन किया जाता है, फ्लावर्स के अध्ययन की बात कर लीजिए, इसके स्टडी की बात कर लीजिए, इसकी जो स्टडी की जाती है उस विज्ञान को बोला जाता है एंथोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, एंथोलॉजी, ठीक है। घास की बात कर लीजिए, घास, तो इसका जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को बोला जाता है एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। उसके बाद चलिए कुछ एक महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनका अर्थ क्या होता है उनको देखते हैं। एपीकल्चर की बात कर ली जाए, एपीकल्चर जो बोला जाता है किसको बोला जाता है? मधुमक्खी पालन जो होता है ना, उसको एपीकल्चर बोला जाता है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है बड़े स्तर पर, एपीकल्चर। उसके बाद पक्षी पालन की बात कर ली जाए तो इसको बोला जाता है एवीकल्चर, 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 पक्षी पालन। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, ठीक है। मछली पालन की बात कर ली जाए तो ये है पीसीकल्चर। रेशम का जो कीट होते हैं, रेशम के जो कीट होते हैं उनके पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, 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 रेशम कीट।
उसके बाद वन संवर्धन। वन संवर्धन अर्थात वनों को लगाना, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना। तो इसको क्या बोला जाता है? वन संवर्धन को बोला जाता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, वनों को लगाना उगाना। हाँ, सब्जियों की जो खेती होती है इसको क्या बोला जाता है? ओलेरीकल्चर। फलों की खेती को पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। बागवानी की बात कर ली जाए तो इसको हॉर्टिकल्चर, ये आप जानते हैं। बागवानी की बात कर ली जाए जिसमें फूल फल सब्जी मसाले वगैरह लगाए जाते हैं, तो इसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। फसलों की बात कर लीजिए, फसलों में जैसे कि खाद्यान्न वगैरह आ जाते हैं, चावल गेहूँ ये सारी चीज़ें, तो इसको बोला जाता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी। फूलों की खेती। फूलों की खेती को क्या बोला जाता है? फ्लोरिकल्चर। ये नाम से ही पता चल रहा है। केंचुओं का जो पालन किया जाता है, जो केंचुए होते हैं उनका पालन किया जाता है, उसको बोला जाता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अंगूर की जो खेती होती है, उसका जो उत्पादन होता है उसको क्या बोला जाता है? विटीकल्चर। विटीकल्चर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, मृदा के बिना पादप संवर्धन। मिट्टी के बिना प्लांट का ग्रोथ। तो ये आपने देखा होगा, पानी, जैसे आपने देखा होगा कोई कोई प्लांट होता है वो पानी में उसकी जो जड़ें होती है नीचे लटकी हुई होती हैं, ठीक है, मिट्टी नहीं होती है उसमें, तो उसको क्या बोला जाता है? मृदा के बिना जो पादप संवर्धन किया जाता है उसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। हाइड्रो जहाँ पर लगा होता है उसका मतलब ही होता है वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर मिट्टी नहीं है, वाटर है। उसके बाद शब्दकोश की बात कर लीजिए। शब्दकोश का जो संकलन है, जो वकैब का संकलन होता है उसको संकलन किया जाता है, उसको बोला जाता है लेक्सोग्राफी। लेक्सोग्राफी। और जो प्रतिमाएं होती हैं, स्टैच्यू या फिर चित्रकला का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद चलिए जो जैव विकास होता है, इवोल्यूशन थ्योरी की बात कर लेते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशन थियरीज हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ऊपर, उनको आकर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैव विकास इवोल्यूशन की बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात करते हैं लैमार्क। लैमार्कवाद की बात कर ली जाए तो देखिए, लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस सिद्धांत की बात करें तो ये आपने सुना होगा कि जो जिराफ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो जिराफ होते हैं उनको चूंकि पेड़ की पत्तियों को खाने की कोशिश करनी होती थी, तो खाने की कोशिश करने के क्रम में उनकी जो गर्दन है उसकी लंबाई बढ़ गई, गर्दन की लंबाई बढ़ गई। वैसे ही जैसे सांप वाप होते हैं, ये अपने पैरों का यूज नहीं करते हैं, इसलिए पैरों के यूज नहीं होने की वजह से इनके पैर गायब हो गए। कहने का मतलब ये है कि लैमार्कवाद जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? इसके सिद्धांत के पीछे का तथ्य क्या है? इसके पीछे के सिद्धांत का तथ्य ये है कि अंगों के उपयोग और उसका जो अनुपयोग है, मतलब अंगों का जो उपयोग कर रहे हैं या फिर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसके सिद्धांत पर आधारित है। अगर उपयोग कर रहे हैं तो वो अंग रहेगा, अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो अंग गायब हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अंगों के उपयोग या अनुपयोग के प्रभाव पर आधारित है लैमार्कवाद का सिद्धांत। अगर उसको उपयोग कर रहे हैं, जैसे उपयोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अंग बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है, जिराफ की गर्दन का लंबा होना या फिर सांप के पैर का गायब हो जाना, ये लैमार्कवाद के सिद्धांत पर आधारित है या फिर लैमार्कवाद के सिद्धांत का ये एग्जाम्पल है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं चार्ल्स डार्विन। डार्विन के सिद्धांत की बात कर ली जाए, डार्विन के सिद्धांत की बात की जाए, डार्विनवाद की बात कर ली जाए तो इसको प्राकृतिक वर्णवाद अर्थात थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात करें तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिन पर ये आधारित है। किन पर आधारित है उनकी बात हम कर लेते हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने लिखा है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जैसे ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि जो जीव होते हैं उनमें प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे संतान उत्पन्न हो गए हैं, बहुत सारे जीव उत्पन्न हो गए हैं, उसके बाद उनमें क्या होगा? स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा एग्जिस्टेंस के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। जैसे कि जल के लिए संघर्ष हो गया, प्रकाश, भोजन, सुरक्षित स्थान के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो संघर्ष तो होगा ही अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। हाँ, जो संघर्ष में सक्षम नहीं होंगे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएंगे, और जो संघर्ष कर पाएंगे, जो सक्षम होंगे, उनका अस्तित्व बना रहेगा। उसी पर आधारित ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की अतिजीविता। जो योग्य होंगे वो जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन पर आधारित है डार्विनवाद। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इवोल्यूशन की बात करी जाए, इवोल्यूशन थियरी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण थियरी है उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थियरी। म्यूटेशन का अर्थ मैं बता देता हूँ आपको। इसका सिंपल सा अर्थ है, जो डीएनए होता है ना,
डीएनए में अचानक से कोई चेंज आ गया। कहने का मतलब ये हुआ, आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई फैमिली है, फैमिली में 2-4 पीढ़ी से, कई पीढ़ी से मतलब लंबे लंबे लोग पैदा होते जा रहे हैं, लंबे लंबे लोग हैं। अचानक से क्या होता है, कोई ऐसा पैदा होता है कि वो बिल्कुल छोटा ही रह जाता है। छोटे रह जाने का मतलब हाइट कम रह जाती है। पैदा तो सब छोटे ही होते हैं, बाद की बात कर रहा हूँ। किसी किसी की हाइट बहुत ज़्यादा रह जाती है, मतलब 3-4 पीढ़ी से बात की जाए तो उनकी हाइट ज़्यादा रह रही थी, बट अचानक से कोई पैदा हुआ जिसकी हाइट आगे जाकर कम रह गई, मतलब वो छोटा रह गया, नाटा रह गया। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। मतलब अचानक से चेंज आ गया इसमें। अचानक से जो ये चेंज आता है ना, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। इसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो अचानक से जो चेंज आ जाता है, डीएनए की वजह से ही चेंज आएगा, तो इसको बोला जाता है उत्परिवर्तनवाद। और ये सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया, ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और हाँ, जिस प्लांट पर इस प्रयोग को किया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा, उस प्लांट का नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है सांध्य प्रिमरोज, सांध्य प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज, जिसका साइंटिफिक नाम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कुछ एक पुस्तकें हैं, जैसे जीवन की उत्पत्ति की बात कर लीजिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर लीजिए, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, एआई ओपेरिन के द्वारा। उसके बाद फिलॉसफी जूलॉजी की बात कर ली जाए तो ये लेमार्क के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, फिलॉसफी जूलॉजिक। हाँ, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात कर ली जाए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। उसके बाद ये बात ध्यान रख सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वो कौन सा है, नील हरित शैवाल। उसके बाद ये भी बात ध्यान रख सकते हैं कि प्राचीन पृथ्वी का जो वायुमंडल था उसमें ऑक्सीजन की लगभग अनुपस्थिति थी, ऑक्सीजन की लगभग अनुपस्थिति थी। तो ये बात है। उसके बाद कुछ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लीजिए। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स की बात कर लीजिए। आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो ये जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी है। ठीक है, हालांकि इसका नाम सबसे पुराना पक्षी है, लेकिन इसके पास दोनों गुण थे, पक्षियों के भी गुण थे, मतलब पक्षियों के भी अंग थे, और जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनके भी कुछ एक अंग थे। ठीक, इसीलिए इसको संयोजक कड़ी कहा जाता है। किनके बीच, सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स तथा पक्षियों के बीच। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है किसको, आर्कियोप्टेरिक्स को। यूग्लिना को भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ये भी एक संयोजक कड़ी के रूप में काम करता है। किनके बीच, प्लांट तथा जंतुओं के बीच में, पौधों तथा जंतुओं के बीच में। और उसके बाद डायनासोर की बात कर ली जाए तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये एक विषय क्या है, रेप्टाइल्स है, ये ध्यान रख लीजिएगा। रेप्टाइल्स है, सरीसृप के अंतर्गत आता है, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है, और ये मेसोजोइक युग में पाया गया है डायनासोर। उसके बाद मैमथ की बात कर ली जाए तो ये हाथी का पूर्वज है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एक तो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनको आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, आधुनिक मनुष्य, होमो सैपियंस जो साइंटिफिक नाम है आधुनिक मनुष्य का, आधुनिक मनुष्य के जो अंतिम पूर्वज है उनको क्या कहा जाता है, क्रोमैग्नॉन। क्रोमैग्नॉन आधुनिक मनुष्य के अंतिम पूर्वज, और हाथी का पूर्वज जो है वो मैमथ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट पादप जनन। उसके बाद बात कर ली जाए डीएनए आरएनए में डिफरेंस, डीएनए आरएनए को अच्छे से देखेंगे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें आगे कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।